हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th विज्ञान का 2023 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। और उसके बाद स्टूडेंट इसमें जो जो भी प्रश्न दिए गए हैं, इसका जो भी हल बताया जाएगा आपको, उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन उसके लिए एक पासवर्ड है और पासवर्ड आपको लास्ट में बताया जाएगा। अंत में आप उस पासवर्ड के माध्यम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं आपको जो बोर्ड की कॉपी होती है उस कॉपी में सारा चीज़ लिख करके बताऊंगा। देखिए, इस तरह से पेपर आपको मिलेगा, इसी तरह से आपको जो है कॉपी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और इसमें आपको अपना पूरा डिटेल्स भरना होगा, परीक्षार्थी यानी अपना रोल नंबर आपको अंकों में लिखना होगा, शब्दों में लिखना होगा, यहाँ पर विषय लिखना होगा, यहाँ पर प्रश्न पत्र, और यहाँ पर जो उसका कोड होता है यहाँ पर दिया रहेगा पेपर में, उस कोड को यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट कौन से दिन को आप परीक्षा दे रहे हैं, जैसे आज सोमवार है तो हमने आज सोमवार लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर तारीख लिखेंगे, जो जिस तारीख को आप एग्ज़ाम देंगे। फिर कौन से कॉलेज में आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मान लो यहाँ पर मैं कोई एक कॉलेज का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। किस कमरे में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सारा चीज़ आपको भरना होगा। उसके बाद इसके सारे प्रश्न को कैसे हल करना है कॉपी पे, ठीक है। सब कुछ मैं स्टूडेंट डिटेल्स में आपको, देखिए, सारा चीज़ डिटेल्स में समझाऊंगा, बस आपको समझने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट, सबसे मेन चीज़ है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है, यानी कि प्रश्न किस तरह से आता है और किस किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको पेपर के सारे पैटर्न का अंदाज़ा लग जाएगा और उसके साथ साथ आपको इसका पूरा हल भी मिल जाएगा। और ये हमारे पास अंशाल्ब है स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पर इस अंशाल्ब का ये पहला सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस अंशाल्ब का पहले सेट का पूरा आपको हल भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर ये पहला सेट है, हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेट 1 2023 में जो पेपर हुआ है, पेपर कोड 824 ईजे। तो यहाँ पर पेपर कोड 824 ईजे, इसी का सेम प्रश्न इसमें जितना भी टोटल दिया गया है, सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब आते हैं विकल्प वाले क्वेश्चन पर, यानी कि हम विकल्प वाले प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके विकल्प वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका विकल्प वाला, इसमें कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, दो कंडीशन में जो है स्टूडेंट प्रतिबिंब बड़ा, सीधा, आभासी बनता है। एक होता है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो यहाँ पर यही कंडीशन इसमें दिया गया है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में, और एक जो है, एक कंडीशन और बनता है। तो जब आप प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े होंगे तो वहां पर आपको ये कंडीशन देखने को मिला होगा कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, वो भी दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। यानी अगर स्टूडेंट आपको छोटे अक्षरों को पढ़ना है, यानी कि शब्दकोश का मतलब कि कहीं पर लिखा हुआ है और उसको वो छोटे अक्षरों में आपको यदि पढ़ना है, तो आप किस फोकस दूरी का लेंस आप अपने चश्मे में जो है पसंद करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट, इसका जो है राइट आंसर बी वाला है, यानी 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला जो है लेंस। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है स्टूडेंट, वो हमारा ये वाला सही है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो ऑलरेडी लगा है वो कुछ इसमें गलतियां थी, वो जो पेपर जो लड़का देकर आया था वो पहले ऑलरेडी इसमें लगा के रखा था, तो उसके द्वारा लगा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो सारी चीज़ों को सही सही बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला विकल्प है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक की -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है किस टाइप का हो सकता है, यानी किस प्रकार का लेंस और दर्पण हो सकता है, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, इन दोनों की फोकस दूरियां जो होती है वो ऋणात्मक होती हैं। तो यानी कि स्टूडेंट दोनों अवतल हैं, यानी लेंस भी अवतल है और दर्पण भी अवतल है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, वो आपका स्टूडेंट जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, यानी कि ये सही लगा के रखा था लड़का। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, यानी किस भाग पर जो है प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा भाग होता है।
तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु पर प्रतिबिंब जो बनता है वो दृष्टि पटल पे बनता है, यानी कि दृष्टि पटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको रेटिना भी कहा जाता है, दृष्टि पटल को, यानी रेटिना पर ही तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है स्टूडेंट? रेटिना पर बनता है। और रेटिना को मतलब हिंदी में जो है दृष्टि पटल कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारा अगला प्रश्न है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट इस प्रश्न को हल करके इसका आंसर लगाना है, लेकिन यहाँ पर जो है हम ऐसे आपको डायरेक्ट आंसर इसका बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर एक अनुपाती 4 होगा जब आप इसको सूत्र अनुसार हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी कि स्टूडेंट लघु परिपथ के समय परिपथ में किसी भी सर्किट में विद्युत धारा का मान कैसा रहता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है। यहाँ पर इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी जगनेटर द्वारा विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की मशीन को यानी युक्ति को जनरेटर यानी जनित्र कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अब हम लोग दूसरे पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें पूछा गया है एंटी मनी क्या है? तो स्टूडेंट एंटी मनी उपधातु होता है। एंटी मनी कौन सी धातु होता है? तो एंटी मनी एक उपधातु होता है। यहाँ पर इसका सी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पूरे क्वेश्चन में ध्यान देते जाएं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो PbNO3 का होल्ट वाइज ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और बाकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें भी आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसमें भी, लेकिन इसमें स्टूडेंट आपका डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो बी वाला ये करेक्ट होगा। इस तरह से स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, प्रोपेनल जो है स्टूडेंट ये एल्डिहाइड समूह को व्यक्त करता है, यानी एल्डिहाइड जिसमें होता है CHO एल्डिहाइड समूह, इसको CHO को एल्डिहाइड समूह कहते हैं। जो जिसमें CHO समूह उपस्थित होता है उसको हम लोग प्रोपेनल कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन नंबर ये सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। आपको ये पता होना चाहिए, ये सारा चीज़ बहुत ईजी है। जब आप कार्बन एवं यौगिक वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें IUPAC जब आपको बताया जाएगा तो ये सारा चीज़ आपको वैसे याद हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा MO होगा। ठीक है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MO होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन, सॉरी स्टूडेंट ये ऑप्शन नहीं होगा, ये इसका गलत आंसर है। इसका ऑप्शन जो है MCl2 है ना, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र जो होगा वो M2 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है इसका। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब हम लोग बायोलॉजी के पार्ट में आ चुके हैं। ब्रिक, ब्रिक का क्या कार्य है? ब्रिक अंग्रेजी में इसको किडनी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ब्रिक का क्या काम होता है? ये हमारे शरीर से मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है, यानी बाहर का मतलब उत्सर्जित करता है, यानी उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, यानी कौन से पौधों की पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? तो ये स्टूडेंट हमारा ब्रायोफिल्म एक पत्तियां होती हैं जिस पर कलियां विकसित हो जाती हैं। ब्रायोफिल्म की पत्तियों पर कलियां विकसित हो जाती हैं, यानी छोटे छोटे कली जो है उस पर उग जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ब्रायोफिल्म एक ऐसा पत्तियां हैं जो उस पर कली निकलती हैं।
यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आनुवंशिक विज्ञान के जनक। आनुवंशिक विज्ञान के जनक किसको जाना जाता है? तो जॉन ग्रेगर मेंडल को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर अपना आनुवंशिक जो है खोज किया था, आनुवंशिक लक्षणों की जानकारी प्राप्त किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो दो डीएनए तंतु आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यानी दो डीएनए तंतु आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुल द्वारा प्रजनन होता है, तो हाइड्रा जीव में जो है मुकुल द्वारा प्रजनन होता है स्टूडेंट। मुकुल या मुकुलन जो है एक क्वेश्चन होता है कि पर जो है जनन की विधियां जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रा जो है होता है एक जीव आता है जिसमें मुकुल द्वारा प्रजनन होता है। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, तो मेंडल ने सबसे पहले मटर पर अपना प्रयोग किया था स्टूडेंट। इनका पूरा नाम जॉन ग्रेगर मेंडल था, तो इन्होंने अपने सबसे पहला प्रयोग जो है मटर के पौधों पर किया था। ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रखने योग्य की बातें हैं यहाँ पर। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी इसमें कौन सा भाग है जो मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है? तो स्टूडेंट मादा जनन तंत्र का अंग जो है शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि ये पुरुष जनन तंत्र है, यानी पुरुष जनन तंत्र का अंग है। और बाकी ये सब स्त्री जनन तंत्र, यानी स्त्री का मतलब मादा ही होता है। मादा जनन तंत्र के ये भाग है और ये आपका पुरुष जनन तंत्र का भाग है। तो शुक्रवाहिका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन सही हो उसी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से मैंने पूरे विकल्प वाले प्रश्न को आपको स्टूडेंट बता दिया है। अब उसके बाद इसके जो हल करने वाले प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, और इनका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी लास्ट में आपको पासवर्ड बताऊंगा, वहां से उस पासवर्ड से जाकर डाउनलोड करना होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इधर हम लोग हल करने वाला प्रश्न मिल चुका है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछ रहा है कि यानी अवतल प्रतिबिंब बनने का जो नियम होता है उस नियम को बताना है। और अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार से कैसा बनता है वो बताना है। ध्रुव और फोकस के बीच हो तब आपको किस टाइप से बनता है वो बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम आपको इसको बता देते हैं। देखिए प्रश्न यही है आपसे, यही तो प्रश्न है ना। अब प्रश्न में देखिए, ये आपका ये कोई अवतल दर्पण है, दोनों है ना। यहाँ पर पहले कंडीशन में कह रहा है वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तो यहाँ पर ये वस्तु, यहाँ सी वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, इसके बीच यहाँ पर वस्तु रखा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ से पहले दो किरणें छोड़ती हैं, पहली किरण इस तरह से, तो ये मुख्य अक्ष के समान, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। तो इस प्रकार से, और दूसरी किरण को छोड़ते हैं तो ये फोकस से आती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो है स्टूडेंट अनंत के बाहर यानी अनंत के पास मिलती हैं, वक्रता केंद्र के बाहर मिलती हैं। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। देखिए जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, तो पूरा कंडीशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो मैं बोल दूं अगर तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, कैसा? वास्तविक। जब दर्पण के सामने होता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, अनंत कह सकते हैं, अनंत और सी के बीच बनता है। सी का मतलब वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन है ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो अब की बार वस्तु को हम लोग, फोकस ये है और ये ध्रुव है, यहाँ पर रखे हैं इसके बीच में। तो यहाँ से दो किरण छोड़ते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर,
तो ये ऐसे इस प्रकार से जाती है और दर्पण से टकराने के बाद ऐसे निकल जाती है, और दूसरी किरण को इस तरह से छोड़ते हैं तो ये भी दर्पण से टकराने के बाद ऐसे रिटर्न हो जाती है। लेकिन अब ये कहीं इस तरफ तो मिलेंगे नहीं, ऐसे इस तरफ कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम इनको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये जा करके दर्पण के पीछे मिलते हैं। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। स्टूडेंट कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। उसके बाद वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा बनता है, और उसके बाद दर्पण के पीछे बनता है। तो सारी बातों को ध्यान रखेंगे आप लोग। कुछ बातों को जो मैं बोल रहा हूँ तो आप उस सुन करके भी उसको लिख सकते हैं। सारी बातों को मैं यहाँ पर स्टूडेंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ आप ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें आप ध्यान भी रखा करें स्टूडेंट, क्योंकि हर एक चीज़ आपको लिख कर ही नहीं चलना है, कुछ बातों को आपको दिमाग में भी रख के चलना है। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, हम आपको इसको हल करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो कि अभी आपने जस्ट देखा है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबी है इस वस्तु की, तो यानी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या जो है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर फोकस दूरी F=R/2 के माध्यम से निकालेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा, यह बराबर 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर वस्तु की दूरी दर्पण के सामने है, तो यहाँ पर U का मान -20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की स्थिति यानी V का मान निकालना है। तो V का मान आपको निकालना है स्टूडेंट, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। फोकस दूरी का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u होता है। अब यहाँ पर 1/f यानी इसकी जगह पर आपको f का मान निकल के आया है 15, तो यहाँ पर 15 रख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 1/v, v का मान निकालना है, माइनस का 1/20 यानी u का मान -20 है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस था और u का मान माइनस था, तो प्लस माइनस का जब चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर इस 20 को इस तरफ लाएंगे तो इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, हो गया। उसके बाद 1/v = यहाँ पर इसका लासा लिया गया, तो ये लासा हो गया स्टूडेंट इसका। और उसके बाद अब उसके बाद देखिए, जब यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम इसका 60 हो गया। फिर 15 × 60, 4 आएगा, ऊपर गुणा होगा। उसके बाद प्लस 20 × 60, 3 आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 4 × 3 = 7, तो 1/v बराबर 7/60। फिर इसको पलट दिया गया तो v = फिर 7 से भाग किया गया तो 8.6 सेंटीमीटर आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो v का मान तो निकल गया हमारा, एक आंसर आ गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब इसकी प्रकृति में आकार बताना है, तो इसके लिए आवर्धन का सूत्र लगाना पड़ेगा। आवर्धन बराबर होता है m बराबर -v/u होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका मान रखा स्टूडेंट, -v का मान आपका जो है, देखिए यहाँ पर इसका मान इस तरह से रखेंगे, -v का मान जो आया है वो 60/7 आया है, तो यहाँ पर 60/7 लिख दिया। और बटे u है, तो u का मान यहाँ पर -20 है, तो यहाँ पर 20 रखा। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। देखिए ये हो जाएगा 60 और बटे में 20/7। अब इसको काटेंगे तो 20 × 60, यहाँ पे 3 आ गया। और उसके बाद 3/7 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 3/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद फिर उसी के नीचे दूसरा प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये विद्युत वाले चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखो, प्रतिरोध का मान दिया गया है 4 ओम, तो प्रतिरोध को R से लिखते हैं, तो R बराबर 4 ओम दिया गया है। और उसके बाद प्रति सेकंड 100 जूल, यानी यहाँ पर ऊष्मा का मान दिया गया है 100 जूल, तो यह हीट बराबर ऊष्मा, यानी कि 100 जूल दिया गया है। उसके बाद प्रति सेकंड यानी समय, प्रति सेकंड का मतलब, प्रति का मतलब 1 होता है, तो t बराबर 1 सेकंड यानी समय दिया है। अब आपसे कह रहा है प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है, तो विभवांतर का सूत्र होता है
V बराबर आई आर, V बराबर ओम के नियम से, तो V इज इक्वल आई का मान आपका स्टूडेंट कितना है, आई का मान यहाँ पर मैंने इससे निकाला, उष्मा का सूत्र होता है यानी हीट का सूत्र होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पर आई का मान हमको पहले निकालना होगा, तब हम यहाँ पर लाकर रखेंगे, तो आर टी को इस तरफ भेज देंगे तो इधर बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल एच का मान आपका 100 दिया है और आर का मान आपका स्टूडेंट इधर देखिए यहाँ पर 4 गुणे और उसके बाद टी का मान 1, तो यहाँ पर 100/4 काटेंगे 25 चौके से, यहाँ पर ऊपर 25 आ जाएगा। तो आई स्क्वायर बराबर 25, इधर से स्क्वायर हटा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो फिर 25 का वर्गमूल 5 आएगा, यानी कि आई का मान 5 एम्पियर निकल के आया। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो यहाँ पर मैंने रखा 5 और उसके बाद गुणे में आर का मान जो है स्टूडेंट कितना है, आर का मान 4 है, 4 ओम, तो यहाँ पर रख दिया, तो 5 चौके 20, यानी कि वी का मान 20 वोल्ट निकल के आ चुका है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को हल करोगे स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो हल है वो समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इसमें जो है विद्युत जनित्र के बारे में आपको बताना है और इसमें आपको विद्युत मोटर के बारे में बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है अब आपके एनसीईआरटी सिलेबस से हटा दिया गया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अन्यथा आप भी कहेंगे सर जी झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वही सेट है, अनसॉल्व है। देखिए ये अनसॉल्व है ना, 2024 का अनसॉल्व है और ये हमारा वही सेट है 824 EJ, ठीक है, वही सेट है। अब इसमें देखिए कह रहा है, देखिए नीचे देखिए, स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं, यानी उस चैप्टर से जो है वो टॉपिक हटा दिया गया है जिस पर स्टार लगा है। देख लीजिए, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, तो इसमें कह रहा है कि इस पर स्टार लगा है, इस पर स्टार लगा है, तो इसका मतलब ये टॉपिक कट गया है। अब आपको इससे पढ़ना नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, और आप बल्कि आपको जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, कठिन लगते हैं, उन पर विशेष फोकस करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो यानी इन सब के संरचना सूत्र हम लोग को लिखना है। तो आइए हम लोग इनके संरचना सूत्र लिखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है मेथेनल। अब यहाँ पर पहले मेथेनल का जो है क्या होता है इसको ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चारों प्रश्न हैं आपके, ठीक है। तो देखिए मेथेनल का होता है HCOO, यानी डबल बॉन्ड वो, और डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बोला जाएगा। और फिर यहाँ पर मतलब जो है कार्बन की 2 संयुक्ता से ऑक्सीजन जुड़ा होगा और 2 संयुक्ता से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। यानी कि इसका फार्मूला होता है HCHO। तो इसका ये IUPAC नाम है। और उसके बाद अगला है पेंटेनोन। तो इसका सूत्र ये होता है, ठीक है, इसका सूत्र ये होता है एक मिनट, अगला सॉरी बी नंबर है, बी नंबर देखिए प्रोपाइन है। तो यहाँ पर प्रोपाइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। प्रोपाइन यानी इसमें 3 बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ये प्रोपाइन का सूत्र है, यहाँ पर इसकी संरचना है ये। और उसके बाद सी नंबर देखिए, तो सी वाले का सूत्र, संरचना सूत्र ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो है कितने कार्बन है बोला गया है, पेंटेनोन यानी कि मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन होने चाहिए। तो 3 और 2 5 कार्बन इसमें है। उसके बाद डी नंबर में ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन 2 में देखिए क्या है, इसमें जो है मेथ एथ प्रो ब्यूटी, इसमें 4 कार्बन होने चाहिए, तो इसमें 4 कार्बन है यहाँ पर। और उसके बाद एक कहीं ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये आपस में हाइड्रोजन जुड़े होंगे। सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, मैं गलत भूल गया हूँ, वो ये वाला जो है बी वाले क्वेश्चन के लिए है, प्रोपाइन वाले में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट ये वाले का ये है संरचना, और उसके बाद बी वाले का ये है, और सी वाले का ये है, और डी वाले का ये है। तो यहाँ पर आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो है 6वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 6वां प्रश्न ये है हमारा, कुछ तत्वों के प्रमाण क्रमांक नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका आपको आवर्त सारणी में यानी आपको बताना है ये कौन से तत्व का नाम है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। देखो मैग्नीशियम का 12 होता है, यानी कि Mg का प्रमाण क्रमांक 12 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। और उसके बाद क्लोरीन का प्रमाण क्रमांक 17 होता है।
उसके बाद यहाँ पर 18 जो है। और बाकी परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक 18 वाले की बात करें तो 18 परमाणु क्रमांक आर्गन तत्व का होता है स्टूडेंट, आर्गन का होता है। और उसके बाद 20 की बात करें तो कैल्शियम का होता है 20, यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। अब उनका आवर्त सारणी में इन तत्वों के समूह संख्या तथा आवर्त बताइए। तो समूह संख्या तथा आवर्त यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे देखिए आवर्त सारणी में कुल मिलाकर 7 आवर्त हैं। देखिए इस तरह से जब जाओगे तो 7 आवर्त आपको मिलेगा। देखिए और इस तरह खड़ा खड़ा जाओगे तो यहाँ पर आपको 18 वर्ग यानी समूह मिलेगा इस तरह से। अब आपको किसका किसका बताना है, आपको इसमें जो है आवर्त संख्या और वर्ग संख्या बताना है। तो परमाणु क्रमांक 12 यानी मैग्नीशियम का बताना है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम देखिए हम लोग कहाँ पर हमारा मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम है। देखिए ये आवर्त 3 में है और वर्ग जो है सेकंड में है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये जो आपका मैग्नीशियम है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, इसका आवर्त जो है, आवर्त कितना है स्टूडेंट, देखिए आवर्त 1 2 3 तीसरे आवर्त में है तो आवर्त 3 है। और उसके बाद कौन से वर्ग में है, वर्ग संख्या यानी वर्ग नंबर कौन सा है, किस वर्ग में है ये, तो स्टूडेंट वर्ग नंबर सेकंड में है, यानी सेकंड वर्ग में है, दूसरे वर्ग में है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। उसके बाद अगला अगला कौन सा तत्व है, परमाणु क्रमांक 17 यानी क्लोरीन का जो है। तो क्लोरीन हमारा देखिए इस तरफ है, यहाँ पर देख लीजिए क्लोरीन हमारा जो है स्टूडेंट यहाँ पर तीसरे आवर्त में आता है। देखो ये क्लोरीन तीसरे आवर्त में है। और उसके बाद वर्ग की बात करें तो वर्ग 17 में है ये। अगर हम क्लोरीन की बात करें Cl यानी 17 वाले तत्व की, परमाणु क्रमांक वाले की, तो इसका आवर्त जो है स्टूडेंट आवर्त 3 है और इसका वर्ग जो है, ये वर्ग जो है 17 है। तो ध्यान रखना एक एक करके। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है परमाणु क्रमांक 18 यानी आर्गन। तो यहाँ पर आर्गन देखिए ये भी आवर्त नंबर 3 में है और वर्ग 18 में है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 और इसका आवर्त की अगर हम बात करें तो ये आवर्त नंबर 3 में है और वर्ग की बात करें तो ये वर्ग नंबर 18 में है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन के आंसर को। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा है परमाणु क्रमांक 20 यानी कैल्शियम। तो यहाँ पर कैल्शियम देखिए ये वर्ग नंबर आवर्त नंबर 4 में है और वर्ग नंबर 2 में है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसके अगर हम आवर्त की बात करें तो इसका आवर्त स्टूडेंट कितना है, आवर्त 4 है और वर्ग की बात करें तो वर्ग 2 है। तो यहाँ पर इसका सारा आंसर हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन का हल आपको मिल चुका होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से मैंने पूरा ढूंढ करके आपको बता दिया। अब उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अभिक्रियाओं के लिए प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारा चीज़ नोट करके रखा है, अब आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए एक एक करके आप समझते जाइएगा। देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है NaSO4, ये सोडियम सल्फेट का होता है। अभी हम इसको बैलेंस करेंगे बाद में। और बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। और यहाँ पर स्टूडेंट ये बनता है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 बनता है। और प्लस में इसको मिलाने के बाद जो है बेरियम सल्फेट, देखिए हमारा यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनता है और एक हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र यही होता है। तो देखिए यहाँ से क्या क्या निकल गया। अब यदि आपको इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर स्टूडेंट आप जो है यहाँ पर सोडियम सल्फेट है तो Na2SO4 कर लीजिएगा। और यहाँ पर दोनों सोडियम जो है, 2 सोडियम यहाँ पर है, 2 क्लोरीन है, इसका 2 से गुणा कर दीजिएगा तो ये आपका बराबर हो गया इस तरह से। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा है मरकरी ऑक्साइड लेना है। तो देखिए मरकरी ऑक्साइड का मतलब होता है Hg मरकरी होता है और वो का मतलब ऑक्साइड Hg वो हो गया मरकरी। और इसको अगर हम गर्म कर देंगे तो यहाँ से मरकरी जो है हमारा अलग हो जाता है और उसके बाद प्लस का ऑक्सीजन जो है हमारा अलग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब तो देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कराएंगे तो 2Hg + O2 यानी इस तरह से निकलेगा।
यहाँ पर इसका नाम ऑक्सीजन है, नाम लिखते रहिए स्टूडेंट। ऑक्सीजन बना और इसमें सोडियम क्लोराइड बना था, तो इसका नाम सोडियम क्लोराइड। इस तरह से आप लिखते रहें सभी स्टूडेंट पूरा। अगला क्वेश्चन हमारा जिंक है। तो जिंक की क्रिया Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 होता है। इसकी क्रिया अगर हम करते हैं तो यहाँ से जिंक जो है इसको विस्थापित कर देगा, हाँ, यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो ये बनाएगा ZnSO4। उसके बाद प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन बनता है, ध्यान रखना है आप लोग को स्टूडेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है आयरन। तो आयरन का सूत्र होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो CuSO4। फिर वही काम यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ये इसको विस्थापित करेगा, तो ये बनाएगा कॉपर यानी फेरस सल्फेट बनाएगा। तो यहाँ पर ये बनाएगा फेरस सल्फेट, यानी ये बनाएगा FeSO4। उसके बाद प्लस Cu, ये अलग हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब इसका हम उसमें अपघटन करते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम यानी CaO बनता है, उसके बाद प्लस CaO ये निकल गया, तो यहाँ पर CO2 ये बाहर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पर बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट जिंक। तो जिंक का सूत्र होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। उसके बाद जिंक नाइट्रेट यानी ZnO3 बनता है, ZnNO3 जिंक नाइट्रेट। उसके बाद प्लस, और यहाँ पर स्टूडेंट सिल्वर हमारा जो है अवक्षेप के रूप में बाहर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सिल्वर बन जाता है। तो इस तरह से ये सारे रिएक्शन को हमने स्टूडेंट आपको मैकेनिज्म के माध्यम से बताया है, यानी एक एक रिएक्शन को हमने आपको करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख करके बता दिया, सारे चीज़ को बैलेंस करके हमने बताया है आपको। इस तरह से आप जो है इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। आप एक बार इनका जो है ध्यान देते हुए आप एक एक वर्ड को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप लोग स्टूडेंट। जो है इसमें पूछा गया है हाइड्रोकार्बन का दहन, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन, अपक्रिया, हाइड्रोजनीकरण। आइए इनको हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर दहन करते हैं स्टूडेंट, तो दहन करने पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद जल वाष्प निकलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एल्केनों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं और इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको नहीं नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे है। तो ध्यान रखना, दहन में केवल इतना ही लिखना है, ये लिख लेना है और उसके बाद इस एग्जाम्पल को लिख लेना है, दोनों एग्जाम्पल लिख लेना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प प्राप्त होता है, बस केवल इतना ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न है हमारा हाइड्रोकार्बनों में प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब वो चाहे संतृप्त हो असंतृप्त हो, उससे नहीं मतलब, इसमें कार्बनिक यौगिकों में बोला गया है। तो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु से एक या अधिक परमाणु अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4, ये आपका स्टूडेंट क्या है, ये आपका कार्बनिक यौगिक है और इसकी क्रिया Cl2 के साथ यानी क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ का CH3 यहाँ के क्लोरीन से निकलता है क्रिया करके, तो CH3Cl प्लस यहाँ का एक हाइड्रोजन Cl के साथ क्रिया करके HCl बना देता है, ठीक है। इस प्रकार से यह क्रिया संपन्न होती है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला है हाइड्रोजनीकरण। तो अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करोगे तो हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए उसको भी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजनीकरण होगा। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट बायो वाले पार्ट का। तो ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। तो हम लोग पहले इसको भी देख लेते हैं, ऑक्सी या अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है। तो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है स्टूडेंट, ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है।
तो ध्यान रखिए इसमें 2 ही अंतर पूछा गया है, लेकिन मैं आपको 4 अंतर बताऊंगा, तो ध्यान रखना आपको एक एक करके। इसमें O2 की आवश्यकता होती है, यानी ऑक्सी शोषण में आपको स्टूडेंट ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें O2 की आवश्यकता यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी अनाक्सी शोषण की क्रिया में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 38 एटीपी बनते हैं, यानी इसमें जो है ऑक्सी शोषण की क्रिया में 38 एटीपी बनते हैं और इसमें जो है 2 एटीपी बनते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट इसमें देखिए, यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यानी यह क्रिया जो है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और यह कोशिका द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। यानी अनाक्सी शोषण की क्रिया ये आपकी कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। अगला है, यह क्रिया अधिकांश जीवों में पाया जाता है, यानी यह क्रिया लगभग बहुत से जीवों में, सभी जीवों में होता है, लेकिन यह क्रिया अनाक्सी शोषण जो है ये बहुत कम जीवों में होता है, कुछ कुछ जीवों में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग 4 अंतर ध्यान रखोगे स्टूडेंट। ये ऐसा नहीं है कि उसमें 2 ही पूछा है तो केवल आपको 2 ही ध्यान रखना है, आपको बल्कि जो है 2 अंतर एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा, ताकि प्रश्न में आपसे 4 भी पूछा जा सकता है, 2 भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लसिका तथा रुधिर में 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आप रुधिर और लसिका में अंतर देखिए। यहाँ से आपको जो है स्टूडेंट जो भी अंतर दिख रहा है आप सारे अंतर को नोट कर लीजिएगा। देखिए रुधिर जो होता है इसमें यह लाल रंग का होता है, लेकिन आपका लसिका जो होता है यह रंगीन एवं हल्के पीले रंग का होता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुधिर और लसिका में अंतर हमेशा हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस तरह से इसको तैयार करके रखना है कि आपको यह क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमेशा हाफ ईयरली और एनुअल दोनों एग्जाम में यह क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है स्टूडेंट। और उसके बाद अगला अंतर है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है और इसमें लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इनमें लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती हैं, इसमें कणिकाएं नहीं होती हैं। तो ये भी आपका 2 अंतर हो गया। और तीसरा देखना है, यह हृदय से अंगों तक बहता है और वापस आता है, यानी रुधिर जो होता है ये हृदय से लेकर पूरे अंगों में बहता है और फिर वापस आता है, और यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतक से हृदय की ओर एक ही दिशा में बहता है केवल। इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें फाइब्रोबिनोजन नहीं होता है। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट पूरे अंतर आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन किसे कहते हैं। कायिक जनन यानी कलम लगाना इसको कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधों में एक प्रक्रिया होती है कलम लगाना, जैसे मान लिया जाए कि किसी पेड़ की डाली को काट कर जमीन में लगा दिया जाए, फिर दूसरा पेड़ तैयार हो जाता है, दूसरा पौधा तैयार हो जाता है, तो इसी को हम लोग कायिक जनन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखना है आपको। पादप के कायिक अंगों द्वारा, यानी पादप का मतलब होता है पौधे, पौधों के कायिक अंगों द्वारा, कायिक अंगों का मतलब होता है कि उसकी टहनियों को काट करके जो है नए पौधे के निर्माण की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। यानी नए पौधे की निर्माण कर देना, उसकी कायिक अंगों को काट करके दूसरी जगह पर लगा दो, दूसरी जगह पर एक पौधा तैयार हो जाता है, तो इसी को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन पौधों में कैसे कैसे होता है, तो पादप में जड़, तना, पत्तियां आदि के द्वारा कायिक जनन होता है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा लगातार पूछा जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हृदय का कार्य, हृदय की कार्य आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, हृदय के क्या क्या कार्य होते हैं। नंबर 1, शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को पंप करता है, यानी हृदय जो होता है ये धड़कन के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाता है रुधिर को, यानी रक्त को। उसके बाद अशुद्ध रक्त एकत्रित करता है, यानी हृदय अशुद्ध रक्त को एकत्रित करने का काम करता है। उसके बाद यह अशुद्ध रक्त को फेफड़े में शुद्ध करने के लिए भेजता है, यानी ये भी काम होता है कि यानी कि हृदय जो होता है यह अशुद्ध रक्त को फेफड़े में भेजता है और फेफड़े में उसका फिल्टर होता है, और फिल्टर होकर के फिर वहीं से पूरे शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर ये हृदय के आपको कार्य जिस तरह से पूछे गए हैं, कम नंबर में पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस तरह से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणु के नाम तथा कार्य लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है हम लोग इसको जानेंगे, सॉरी प्रकाश नहीं, रसायन संश्लेषण। तो यहाँ पर अब आप रसायन संश्लेषण को देखिए। रसायन विज्ञान में उद्देश्य पूर्वक एक या क्रम से कई रासायनिक अभिक्रियाएं करा करके एक या अनेक उत्पाद बनाने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण
यहाँ पर रासायनिक संश्लेषण कहते हैं। रासायनिक संश्लेषण कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले 3 जीवाणु निम्न हैं: नाइट्रोमोनास, उसके बाद नाइट्रोसोफोकस और उसके बाद हाइड्रोजिनोमोनास। तो इस तरह से ध्यान रखना आप लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो के लिए तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है, हृदय के कार्य हमारा हो चुका है। अगला हमारा पाचक एंजाइम के कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। तो पाचक एंजाइम का काम होता है, देख लीजिए, यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को, देखिए स्टूडेंट, पाचक एंजाइम जो है ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होता है। यानी ये सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, उसके लिए मदद करता है ये। अगला है, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यानी पाचक एंजाइम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बदल देता है। और उसके बाद अगला है, ये वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित करता है। यानी पाचक एंजाइम जो है ये वसा को वसीय अम्लों में बदल देता है। उसके बाद अगला है, यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। यानी प्रोटीन को भी अमीनो अम्ल में बदल देता है। इस तरह से आप लोग स्टूडेंट ये पाचक एंजाइम के कार्य को भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष में निश्चेनोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी कि पुष्प में निषेचन के बाद जो क्रिया होती है उसको आपको बताना है स्टूडेंट, कि निषेचन के उपरांत जो है पुष्प में क्या क्या क्रिया होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाकी के मैं इस प्रश्न को आपको नहीं बताया हूँ क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न को अब हटा दिया गया है। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर यह स्टार लगा हुआ है इस प्रश्न पे, और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि स्टार, जिन प्रश्नों पे स्टार चिन्ह लगा है वो प्रश्न आपकी परीक्षा से हटा दिए गए, यानी आपके पाठ्य पुस्तक से हटा दिए गए हैं। अब हम लोग इसको जानते हैं कि निषेचन के बाद पुष्प में क्या क्या बदलाव होता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। नंबर 1, देखिए पुष्प में जितने भी भाग होते हैं सब में क्या क्या बदलाव होता है। पुष्प का एक भाग होता है बाह्य दलपुंज, तो ये मुरझा कर गिर जाता है। यानी बाह्य दलपुंज जो होता है पुष्प का, ये मुरझा करके गिर जाता है पुष्प के खिलने के बाद, निषेचन के बाद। और दलपुंज में क्या बदलाव होता है, तो ये भी मुरझा कर गिर जाता है। यानी दलपुंज, पुष्प का दलपुंज भी होता है, पुष्प के निषेचन के बाद ये भी मुरझा कर गिर जाता है। अगला है पुंकेसर, तो ये सूख कर गिर जाता है। यानी ये सूख के अपने आप का जो है 2 से 1 दिनों के अंदर ये अपने आप पुंकेसर जो है सूख करके गिरने लगता है पुष्प से। अगला है वर्तिकाग्र, तो यह मुरझा जाता है, यानी ये सूख जाता है, एक प्रकार से मुरझा जाता है। अगला है वर्तिका, ये भी मुरझा जाता है, यानी कि पुष्प के निषेचन के बाद ये भी मुरझा जाता है। अगला है अंडाशय, तो ये पुष्प का जो अंडाशय भाग होता है ये फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये पुष्प का, देखिए पुष्प के निषेचन के बाद जो है पुष्प का जो अंडाशय वाला हिस्सा होता है ये फल में बदल जाता है, यानी फल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद बीजांड जो होता है तो ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अंड कोशिका है तो यह भ्रूण में बदल जाता है, यानी पुष्प का निषेचन के बाद अंड कोशिका जो होता है यह भ्रूण में बदल जाता है। अगला अंडाशय की भित्ति, तो यह फल की भित्ति में बदल जाता है। तो ध्यान रखना, अंडाशय की भित्ति जो होती है या फल की भित्ति में बदल जाता है। इस तरह से, इस प्रकार से आपको सारे अंतर बता दिए गए मेरे प्यारे बच्चों। आपको सारे अंतर को ध्यान रखना है। और ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ लाभ मिला होगा। और स्टूडेंट, यदि आपको स्टूडेंट पूरे अंशाल्व के हल चाहिए, अब आपको हमारे इस चैनल पर अंशाल्व की हल जो है स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारे सभी सब्जेक्ट के अंशाल्व हमारे पास अवेलेबल हैं। अब आपको पर डे जो है पर्टिकुलर अनसॉल्व की एक वीडियो आपको इस तरह से, जितने भी इसमें सेट दिए गए हैं सभी सेटों का हल मिल जाएगा। और स्टूडेंट देखिए, आप लाख पढ़ डालिए, पूरी किताब पढ़ डालिए, लेकिन यदि आप अनसॉल्व वाले प्रश्न को पूरा हल नहीं करते हो, पूरा याद नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं पूरा बेकार है। आप एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा पाओगे एग्जाम में, और आप स्टूडेंट जो है बहुत ही कम नंबर लेकर आओगे विज्ञान में। हर एक सब्जेक्ट की बात करता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन अनसॉल्व से पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा सारे स्टूडेंट, जब आपको पूरा अनसॉल्व हल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन अगले साल इस सेट में पूछा गया था, है ना। जिस तरह से मैं आपको अलाउ कराता रहूंगा, ठीक है। तो पूरे अनसॉल्व को आपको हल करना है, पूरे अनसॉल्व के क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। इसलिए आज की वीडियो को यहीं तक, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।